डॉक्टरों के बहुत सारे संगठन समाज में हैं, उसके बावजूद भी इंपा की क्या ज़रूरत है? बहुत सारे डॉक्टरों के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, अलग अलग पैथी के ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके बाद में भी इंपा की ज़रूरत क्या है और समाज को इंपा क्यों चाहिए? व्हाट इज़ द रिलेवेंसी ऑफ इंपा? इंपा की प्रासंगिकता क्या है? साथियों, समाज के अंदर का जो क्रीम है, जो क्रीमिलियर है हमारे समाज का, ऐसे माना जाता है कि डॉक्टर जो है वो समाज का पहले दर्जा का ब्रेन। हम ये मानते हैं कि साथियों, जिस आंदोलन का नेतृत्व क्लास 3 या क्लास 4 के लोग करते हैं, वो आंदोलन समाज में ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, ना ही वो आंदोलन समाज की रफ्तार पकड़ सकता है, ना ही उसकी गति बढ़ा सकता है। आंदोलन तभी आगे जाएगा जब उस आंदोलन का नेतृत्व समाज का पहले दर्जे का ब्रेन होगा, फर्स्ट रेट ब्रेन ऑफ सोसाइटी होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जाने के बाद में हमारे आंदोलन में जो सबसे बड़ी कमी और खामी ये रही कि उस आंदोलन में जो ब्रेन लगाया गया या जो हमारे आंदोलन की परिस्थितियां हम लोग देखते हैं, तो ज़्यादातर इस आंदोलन को ड्रॉप आउट लोगों ने चलाने की कोशिश की। तो ड्रॉप आउट लोगों को, जिनको आंदोलन की मिशन की कोई समझ नहीं है, वो लोग अगर आंदोलन चलाएंगे तो क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा जयंती और पुण्यतिथि के आगे नहीं जा पाएगा। तो महापुरुषों के नाम पर समाज को इकट्ठा किया जाता है, 14 अप्रैल हो, 6 दिसंबर हो, 19 फरवरी हो, या जिस महापुरुष को वो फॉलो करते, ज्योतिराव फुले हो, शिवाजी महाराज हो, शव महाराज हो, उनका जन्मदिन और उनकी जीवन के कुछ घटनाएं, इसके अलावा हमारा आंदोलन आगे नहीं जा पाता। जयंती मनाना या जय जयकार करना, उसके लिए कोई ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी भी महापुरुषों का जय जयकार कर सकता है, अनपढ़ आदमी भी महापुरुषों के पुतले के सामने जाकर सर खड़ा कर सकता है, सर झुका सकता है। दूसरा, हमने ये देखा कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उसी तरीके से आंदोलन करते हैं, अपने महापुरुषों के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो उन्होंने भी वही तरीका अपनाया है कि जयंती मनाना, महापुरुषों के नाम पर कुछ चीजें करना। और एक तरीका हम लोगों को यह देखने को आया कि जिनके पास पढ़ाई लिखाई के कारण ज्यादा रिसोर्सेस आए, उन्होंने उस आंदोलन को चैरिटी और वेलफेयर के काम में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी हम लोग किसी अधिकारी को या किसी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को मिलने के लिए जाते हैं, तो वो हमको चैरिटी और वेलफेयर का ही कार्यक्रम बना कर दिखाते कि मैं अपने आंदोलन को अपने समाज के पैसे कैसे करता हूं। मैं 10 लड़कों का एजुकेशन करता हूं, 10 लड़कों का किताबों का स्कूल का खर्चा मैं करता हूं, मैं अनाथ आश्रम में जाकर अपना जन्मदिन मनाता हूं, सीक्रेटली डोनेशन देता हूं। मैं किसी को नहीं बताता हूं मैं क्या कर रहा। हमको बता रहे मगर क्या कहते, किसी को नहीं बताता मैं क्या कर रहा, मगर अपना तरीका मैं जारी रखता। तो क्या चैरिटी और वेलफेयर से ये काम चलेगा? कपड़े बांटने से, किताबें बांटने से हमारा आंदोलन कामयाब हो जाएगा? या किसी को आप थोड़ा बहुत नौकरी कर दोगे या किसी की थोड़ी बहुत पारिवारिक मदद कर दोगे, इससे भी आंदोलन कामयाब हो जाएगा? अभी परसों भीमा कोरेगांव का 200वां साल हुआ, उससे 1-2 साल पहले बाबा साहब की 125वीं जयंती हुई। क्या किया कुछ लोगों ने? 125 किताबें बांटी, किसी ने 125 कैंडल जला ली, 125 टी शर्ट बांट दिए। तो ये तरीका हमारे लोग बताते हैं कि इस तरीके से भी हम लोग आंदोलन चलाएंगे। क्या ये तरीका है आंदोलन चलाने का? अगर हम लोग ये कहें कि इसके आधार पर आंदोलन बढ़ेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में इस तरीके से तो कोई घटना हमको दिखाई नहीं देती कि उन्होंने इसके आधार पर कोई आंदोलन चलाया। एक प्रोफेसर को हम लोग मिले थे, उसने कहा मैं भी समाज का काम करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? तो जब हमारे स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आते तो उनको जेरॉक्स अटेस्ट करने के लिए दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है, तो मैं हमारे स्टूडेंट्स के जेरॉक्स अटेस्ट करके दे देता। ये भी मैं समाज के लिए काम करता हूं। है हमारे लोगों में बहुत तरीके से दानत है अपने समाज को मदद करनी। क्या करता हूं? तो मैं उनके जेरॉक्स जो होते हैं, वो ऊंचे जाति के लोग उनको परेशान करते, तो मैं भी उनको अपनी फोटो स्टेट जो है वो अटेस्टेड करके दे देता। तो बड़ी लंबी भीड़ रहती मेरे इधर। ये भी तरीका लोगों का। तो साथियों, जो साधारण लोग काम कर रहे हैं, वही लोग अगर बुद्धिजीवी भी करे, तो दोनों में अंतर नहीं माना जा सकता। दोनों के सोच में अंतर होना चाहिए। नेतृत्व करने वाला जो वर्ग हमारे समाज के अंदर पैदा हुआ, वो अपने आप पैदा नहीं हुआ, उसको बनाया गया। मगर जिसकी उम्मीद उस क्लास की तरफ से की जा रही है, वो नहीं हो रहा। इंपा की प्रासंगिकता यह है कि हमारे समाज के हजारों डॉक्टर हैं, हमारे समाज के हजारों इंजीनियर हैं, हमारे समाज के हजारों
वकील है, हजारों अधिकारी है, मगर जिस मकसद के लिए उनका निर्माण किया गया उस मकसद की जानकारी जिनको है वो आज इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का लक्ष्य समाज के अंदर बड़े लोग पैदा करना या समाज के अंदर अधिकारी पैदा करना इतना नहीं था। ध्यान रख लीजिए, अधिकार बाद में नहीं आए, अधिकार पहले आए और अधिकार आने के बाद अधिकारी पैदा हुए। आज हमारे समाज के अंदर अधिकारियों की भीड़ है मगर अधिकार खत्म हो रहे हैं। अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है मगर उसी अनुपात में समाज के जो अधिकार है वो खत्म किए जा रहे हैं। तो हमारे आंदोलन का लक्ष्य अपने समाज को अधिकार देना था। क्या उस अधिकारों के बदले जो एक नई पीढ़ी हमारे समाज के अंदर पैदा हुई, क्या उसको इस बात का एहसास है? अगर एहसास होता तो उस बात को लेकर वो आगे चलाते, मिशन को बढ़ाते। इसलिए साथियों, हम लोगों ने बामसेफ के साथ साथ में इंपा का भी कार्यक्रम बनाया ताकि समाज के अंदर का जो एक क्रीमी लेयर है उस क्रीमी लेयर को जोड़ा जाए। साथियों, दुनिया में जहां कहीं भी परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन क्रीमी लेयर के क्लास से ही हुआ। नॉन क्रीमी लेयर से कोई परिवर्तन पैदा नहीं होता, ना ही उससे कोई आंदोलन पैदा होगा। ये तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को मंडल कमीशन में अधिकार वंचित करने के लिए एक खास शब्द बनाया, नॉन क्रीमी लेयर। वो कहते हैं कि शूद्रों के अंदर, बैकवर्ड लोगों के अंदर क्रीमी लेयर क्लास है। अगर शूद्रों के अंदर, पिछड़ों के अंदर क्रीमी लेयर होता तो गुलाम क्यों रहते? गुलाम है, इसी का सबूत है कि उनके अंदर क्रीमी लेयर नहीं है। मगर शब्दों का एक तंत्र होता है साथियों, और लोकतंत्र की एक खासियत है कि लोकतंत्र शब्दों पर चलता है। जिसको शब्द चलाने आते हैं वो लोकतंत्र में राज करता है। अंग्रेज बड़े अजीब थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन शब्द बनाए साथियों। मराठी में जिसको हम ताक कहते हैं, छाछ कहते हैं, उसको अंग्रेजी में अंग्रेजों ने बहुत बेहतरीन नाम दिया। ताकाला इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात? बटर मिल्क। ना उसमें बटर है ना उसमें मिल्क है, फिर भी उसको क्या कहते हैं? बटर मिल्क कहते। बढ़िया शब्द बना दिया, बटर मिल्क। अगर हम लोग बटर मिल्क को क्रीम मानकर समझे तो उसमें क्या है? मगर लोकतंत्र की एक खासियत है कि उसमें शब्दों का राज होता है। हमारे समाज के अंदर बहुत ज्यादा क्रीमी लेयर है, मगर ये क्रीमी लेयर सोसाइटी से अलाइनेट हो चुका है मगर वो क्या है? अपने सोसाइटी से अलाइनेट हो चुका है। और जिस समाज के अंदर पैदा हुआ उस समाज के साथ में अपना कोई रिश्ता, अपनी कोई पहचान बनाना नहीं चाहता। वो अपनी पहचान डॉक्टर के नाम पर, इंजीनियर के नाम पर, प्रोफेसर के नाम पर, अधिकारी के नाम पर रखना चाहता है। मैं एससी हूं, मैं एसटी हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं इस फला फला जाति का हूं, मैं इस समाज का हूं। इसके बारे में वो अपनी पहचान बनाना नहीं चाहता। वो अपनी पहचान अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ना चाहता है, अपने समाज के साथ नहीं। समस्या क्या है? जो हमारे समाज का जो क्रीमी लेयर है वो अपनी पहचान अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ता है, अपनी सोसाइटी के साथ नहीं। तो उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, ब्राह्मण कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, बहुजन कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होता। उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है और बी कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुजन कॉम्प्लेक्स नहीं पैदा होता कि मैं 85% से हूं। उसके अंदर जो है वो बी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। वो अपने आप को ब्राह्मण मानकर चलता है। ब्राह्मण मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आप एजुकेशन से उस एलीट क्लास में गए हो, मगर उसके बावजूद भी तो आप तो है ही बहुजन हो ना। तो वो अपने आप को अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ता है। अगर वो सोसाइटी के साथ में अगर जोड़कर चले तो साथियों सोसाइटी की एसेट है। आपकी डिग्रियां आपके सोसाइटी की एसेट नहीं हो सकती। आपका एजुकेशन आपके सोसाइटी का एसेट नहीं हो सकता। ज्योतिराव फुले की कौन सी डिग्री थी? कबीर जी की कौन सी डिग्री थी? मगर फिर भी वो हमारी एसेट है। ज्योतिराव फुले 7वीं पास थे, कबीर तो अनपढ़ थे, फिर भी हमारी सोसाइटी की एसेट है। आज हमारे समाज में लंबी चौड़ी लिस्ट बनी हुई है। कुछ लोग तो इतने पढ़े कि विजिटिंग कार्ड पर अगर उनकी डिग्रियां लिखो तो विजिटिंग कार्ड कम पड़ जाए, मगर उनकी डिग्रियां हमारे सोसाइटी की एसेट नहीं है। क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर की डिग्रियां हम लोग बार बार क्यों गिनाते? क्योंकि उनकी डिग्रियां हमारी एसेट नहीं थी। अगर वो पढ़ लिख कर आते और हमारे समाज का कोई आंदोलन नहीं चलाते तो क्या होता? आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से नहीं, दुनिया के सैकड़ों यूनिवर्सिटी से हमारे लोग जो है डॉक्टरेट होते हैं। आज की स्थिति में साथियों भारत में 650 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां है, 650 प्लस यूनिवर्सिटीज है। और हर साल यूनिवर्सिटी कम से कम अपने फैकल्टीज के अंदर मिनिमम 100 से ज्यादा लोगों को डॉक्टरेट अलॉट करती है।
हर साल कम से कम 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है डॉक्टरेट अलॉट होती है। इसका मतलब हर साल इस देश के अंदर कम से कम 50,000 से प्लस डॉक्टरेट नए तैयार होते। तो कोई डॉक्टरेट की कमी हमारे समाज में है नहीं है। आपकी डिग्रियां सोसाइटी की एसेट नहीं हो सकती। आपकी डिग्रियां तभी सोसाइटी की एसेट हो सकती है जब आप उस बुद्धि का उपयोग समाज के उत्थान और उद्धार के लिए कर सकते हो, तभी माना जा सकता है कि आपकी बुद्धि सोसाइटी की एसेट है। 1916 को साथियों बाबा साहब अम्बेडकर डॉक्टरेट करके भारत में आए। उससे पहले हमारे समाज का कोई डॉक्टरेट नहीं था, कोई ग्रेजुएट भारत से बाहर नहीं गया था। जून 1913 को बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया में पढ़ने के लिए गए। बड़ौदा संस्थान से उनका एग्रीमेंट हुआ और बड़ौदा संस्थान ने बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ स्कॉलरशिप जो है फेलोशिप के तौर पर दी, और वो हम इसको स्कॉलरशिप भी नहीं कह सकते, एक सर्विस का बॉन्ड किया गया था। उससे 5 साल पहले 1908 में साथियों बड़ौदा संस्थान ने बाबा साहब अम्बेडकर को पहला स्कॉलरशिप दिया 1908 में। वो 1908 को जो स्कॉलरशिप बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, हमारे समाज के पहले एक शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट को एक स्कॉलरशिप बड़ौदा के राजा ने दिया। उस एक स्कॉलरशिप ने साथियों इतना बड़ा चमत्कार किया। कितना स्कॉलरशिप मिलता बाबा साहब अम्बेडकर को, किसी को जानकारी? 1908 में, आज से 110 साल पहले, बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब को केवल 25 रुपए का स्कॉलरशिप दिया था। कितना स्कॉलरशिप था? केवल 25 रुपए। वो 25 रुपीज का स्कॉलरशिप बाबा साहब अम्बेडकर को सयाजीराव गायकवाड़ ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर मैट्रिक पास हुए थे, फिर ग्रेजुएट हुए। उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया पढ़ने के लिए गए, उस समय भी दोबारा उनको एक एग्रीमेंट करके एक सर्विस बॉन्ड के तौर पर एक स्कॉलरशिप दिया गया। 230 पाउंड जो है साल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को सैंक्शन किए गए बड़ौदा संस्थान की तरफ से, 230 पाउंड ओनली। और वो 230 रुपए का मतलब 230 पाउंड का इन्वेस्टमेंट सयाजीराव गायकवाड़ ने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर किया। और उस इतनी छोटी सी रकम के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया पढ़ने के लिए गए और डॉक्टरेट होकर बाबा साहब अम्बेडकर भारत में आए। एक स्कॉलरशिप ने साथियों भारत का नक्शा बदल दिया। एक स्कॉलरशिप ने आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC ST OBC के स्टूडेंट्स को हजारों करोड़ का स्कॉलरशिप दे रही है। क्या हो रहा है? हजारों करोड़ का स्कॉलरशिप ले रहे हैं हम लोग, आगे भी लेंगे। 1916 को बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत में आए तो उन्होंने अपने जीवन का एक मकसद बनाया, और वो मकसद था कि जिस शोषित और शासित समाज में मेरा जन्म हुआ, उस समाज की गुलामी को खत्म करने के लिए मैं आजीवन कार्य करूंगा, और अगर इस कार्य में मैं विफल हो गया अपने आप को गोली मार लूंगा। और 40 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर इस आंदोलन को चलाते रहे। तब माना गया, हम ये कहते कि उस आंदोलन से इतनी बड़ी क्रांति पैदा हुई। अगर एक डॉक्टर समाज को नेतृत्व कर दे तो इतनी बड़ी क्रांति होती है। तो आज हमारे समाज के पास डॉक्टरों की कोई कमी है? नहीं है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्धि जो सोसाइटी के लिए इन्वेस्ट हुई, उस सोसाइटी के लिए उन्होंने आजीवन उस काम के ऊपर अपना साधन लगाया। अगर उसी अनुपात में हमारे जो बुद्धिजीवी है वो अगर अपनी बुद्धि समाज के अंदर लगाए तो क्या होगा? 1000 गुना ज्यादा बेहतरीन व्यवस्था हम लोग बना सकते। अगर हमने देखा कि ये जो हमारे समाज का क्रीमिलियर है वो केवल डॉक्टरों तक सीमित नहीं, ये बात इंजीनियर लोगों को लागू है, ये बात वकीलों को लागू है, ये बात हमारे सोसाइटी के प्रोफेसर लोगों को लागू है। वो सोसाइटी से अलाइनेट हो चुका है, और अगर वो सोसाइटी से अलाइनेट होगा उससे क्या होगा? साथियों, हमने देखा कि जब हमारे समाज का पढ़ा लिखा तबका तैयार हुआ, जो भी हाईली क्वालिफाइड क्लास हमारे समाज में पैदा हुआ, एक तो वो सर्विसेज में गया या तो प्रोफेशन में गया। जो भी क्रिमिनल क्लास है हमारा आज कहां पर है? एक तो सर्विसेज में है या तो प्रोफेशन में है। उसका सबसे पहला परिणाम हमारे सोसाइटी पर क्या हुआ? ये जो नया बना हुआ जो क्रिमिनल क्लास सोसाइटी का था, एक तो सर्विसेज में गया, IAS हुआ, IPS हुआ, PCS हुआ, या कोई बेहतरीन प्रोफेशन में चला गया। उसका पहला परिणाम हमारे सोसाइटी पर हुआ, हमारी सोसाइटी लीडरलेस हो गई। पहले दर्जे का ब्रेन एक तो नौकरी कर रहा है या तो प्रैक्टिस में लगा हुआ है। तो ये जो 85% का जो हमारा क्लास है वो लीडरलेस हो गया। जो मास है ये लीडरलेस हो गया,
और यहां से जो सर्विसेज में और प्रोफेशन में चला गया, चाहे डिपार्टमेंट के अंदर है या तो प्रैक्टिस कर रहा है, वहां पर वो मासलेस हो गया। डिपार्टमेंट के अंदर क्या है, वो रूटलेस है। SC/ST का अधिकारी है तो डिपार्टमेंट के अंदर कितना है, वो 2 है 4 है, तो डिपार्टमेंट के अंदर वो रूटलेस है। प्रैक्टिस कर रहा है तो भी अकेला है। तो ये जो क्लास है, ये लीडर है, वो प्रोफेशन में जाकर क्या हो गया, मासलेस हो गया। आज परिस्थिति क्या है, लीडरलेस मास है और मासलेस लीडर है। सोसाइटी के अंदर एक लीडरशिप का वैक्यूम पैदा हो गया। तो दुश्मनों ने प्लान बनाकर, पिछले 70 सालों में प्लान बनाकर इस वैक्यूम को फुलफिल कर दिया और हमारे समाज के अंदर एक प्रोजेक्टेड और स्पॉन्सर लीडरशिप पैदा कर दी। आज हमारे समाज के अंदर क्या है, एक प्रोजेक्टेड और स्पॉन्सर लीडरशिप है। MLA बना दिया, MP बना दिया, MLC बना दिया, राज्यसभा पर ले लिया, और वो जो प्रोजेक्टर और स्पॉन्सर लीडरशिप है आज हमारे समाज का नेतृत्व कर रही है। हम देखते हैं अभी जगह पर, सभी जगह पर हमको यही मिलता है। और जो प्रोजेक्टर और स्पॉन्सर लीडरशिप है ड्रॉप आउट लोगों की है, ये ड्रॉप आउट लोगों के पीछे हमारे समाज का क्रिमिनल क्लास जो है ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन के लिए लगा हुआ है, या तो उस अनपढ़ आदमी को अपने हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए बुला रहा है। यही हो रहा, उस ड्रॉप आउट आदमी को बुला रहा है, उसके हाथों से करवा रहा है, क्यों, उससे कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मणों ने हमारे समाज के गधे लोगों को नेता बना दिया और हमारे समाज के क्रिमिनल को एंगेज कर दिया। अगर आपका समाज का पहले दर्जे का जो ब्रेन है वही अगर आंदोलन में नहीं है तो क्या होगा। आप जानते हैं नीट का मामला केवल डॉक्टर बनने तक सीमित नहीं है। अगर वो केवल डॉक्टर बनने तक सीमित होता तो इसका कभी इतना विरोध नहीं किया जाता। साथियों, भारत में प्रोफेशनल एजुकेशन में सबसे बेहतरीन एजुकेशन माना जाता है मेडिकल का, और दूसरे नंबर पर है इंजीनियरिंग का, जिसमें IITs आते हैं। लगभग भारत में साथियों 65,000 के करीब मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं और 40,000 के करीब IITs की सीटें हैं। तो कुल मिला के आंकड़ा लगभग 1 लाख के करीब का। अब ये 1 लाख सीटें हर साल जो है सेंटर में, स्टेट में रिक्रूट होती है। अब मानकर चल लीजिए कि इसमें 50% रिजर्वेशन है। SC/ST BC माइनॉरिटी का पूरा पकड़कर चले तो 50% है। मान लीजिए कि इस 1 लाख में अगर 50% आप निकालते हो तो हर साल SC/ST BC के कम से कम 50,000 मेडिकल ग्रेजुएट और IITs के ग्रेजुएट तैयार होते। आप इसको IIT का या मेडिकल का ग्रेजुएट मानते हैं, मगर मैं इसको मानता हूं कि यह हमारे समाज का पहले दर्जे का लीडरशिप तैयार हो रहा है। अगर ये 50,000 नए लोग तैयार होते हैं, इसमें से 1% भी अगर हम लोग निकाल ले तो साथियों 500 लोग होते हैं। भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं। अगर इसमें से 1% भी तैयार हो जाए और वो 1% डिग्री होने के बाद में मान लो कोई डॉक्टर हो गया और उसको अपनी प्रैक्टिस सेटल करने 10 साल लगाने पड़ते। कोई इंजीनियर है, कंपनी ज्वाइन कर लेता है या अपना कोई फर्म बनाता है, उसको भी सेटल होने के लिए कम से कम 10-15 साल लगते। अगर वो ग्रेजुएट है, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है और उस आदमी ने अपने 10 साल अगर अपने प्रोफेशन में लगाने की बजाय सोसाइटी में लगा दिए तो क्या होगा। आने वाले 10 साल के अंदर हमारे पास में 500 नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तैयार हो जाएंगे, जो इस संसद को या इस देश को चलाने का एक बेहतरीन हुनर उनके अंदर पैदा होगा। कांशीराम जी IAS की तैयारी कर रहे थे। अगर कांशीराम जी IAS बन गए होते क्या हो गया होता। मान लीजिए कि कांशीराम जी IAS की प्रिपरेशन कर रहे थे और कांशीराम जी अगर सिलेक्ट हो गए होते, IAS बन गए होते, क्या हो गया होता। सेक्रेटरी बनकर रिटायर्ड हो गए होते हैं, चीफ सेक्रेटरी बन गए होते, रिटायर्ड हो गए होते। उसके अलावा आगे क्या ऑप्शन है। वही ब्रेन मान्यवर कांशीराम जी ने अपने समाज को संगठित करने में लगा दिया, भारत की राजनीति को अस्थिर बना दिया। एक आदमी ने अपना ब्रेन बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में राजनीति में लगा दिया, क्या हुआ। भारत की राजनीति की जो स्थिरता उसने खत्म कर दी, अस्थिरता पैदा की और बहुजनों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अगर ये 500 हर साल नए तैयार हो रहे, 1% की बात कर रहा हूं मैं। ब्राह्मण क्यों नीट का इतना विरोध करते, क्यों आपके लड़कों को IITs में, एम्स में पढ़ने नहीं दे रहे, क्यों इसका जान की बाजी लगाकर विरोध करते। आपको जानकर हैरानी होगी, 13 अगस्त 1990 को VP सिंह के द्वारा मंडल कमीशन के इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला गया। VP सिंह के द्वारा 13 अगस्त 1990 को
7 अगस्त को उसने डिक्लेयर कर दिया कि बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन होगा, और 13 अगस्त को वीपी सिंह के द्वारा गवर्नमेंट मेमोरेंडम जो होता है, जीवो जो है, निकाला गया। जैसे वीपी सिंह ने 13 अगस्त को ये ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, नेक्स्ट दिन को 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन के विरोध में पहला केस दायर हुआ। 13 अगस्त को वीपी सिंह के द्वारा ऑर्डर निकलती है, और 14 अगस्त को नेक्स्ट डे उज्जवल सिंह नाम का एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चला गया और उसने मंडल कमीशन के विरोध में पहला केस दायर किया 13 अगस्त के दूसरे दिन। इतने आरक्षण के विरोधी लोग सतर्क है। अब आज 25 साल हो गया मंडल कमीशन को लागू होकर, ओबीसी को खबर ही नहीं कि हमको क्या दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 पैसे के पोस्ट कार्ड को केस में कन्वर्ट कर दिया। 52% ओबीसी का मंडल कमीशन का आंदोलन को खत्म करने के लिए, उसके रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए एक 15 पैसे के पोस्ट कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने केस में कन्वर्ट कर दिया और 52% लोगों के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया। ओबीसी को अपना पहला आईएएस देखने के लिए 44 साल लगे आजादी के बाद। साउथ इंडिया से राजशेखर चेरी नाम का पहला आईएएस ओबीसी का मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के 44 साल बाद हुआ। 44 साल लगे ओबीसी को अपना आईएएस देखने के लिए, आजादी के 44 साल बाद। वो जानते हैं कि इससे क्रिमिनल पैदा होता है, समाज का पहले दर्जे का ब्रेन तैयार होता है। हमारे लिए केवल डॉक्टर है, हमारे लिए केवल इंजीनियर है, अगर बात उतनी होती तो उसका विरोध नहीं होता। ध्यान रख लीजिए, मालिक के लिए सबऑर्डिनेट कोई समस्या नहीं होता। मालिक के लिए दूसरा मालिक समस्या होता है, उसका सबऑर्डिनेट कभी समस्या नहीं होता। अगर आप गुलाम बनकर उनकी व्यवस्था के अंदर काम करना चाहते हो, वो आपको अव्वल दर्जे का, बेहतरीन दर्जे का गुलाम बना सकते। मैं जब नॉर्थ ईस्ट रीजन में बामसेप का काम करता था तो हमारे पंजाब के चंद अधिवेशन में पंजाब स्टेट का एक सेक्रेटरी आया था, आंध्र प्रदेश के ओबीसी कैडर से आईएएस था। अधिवेशन में मेरी बात सुनने के बाद में उसने सेक्रेटरीट में हम लोगों को बुलाया, हम लोग मिले और वहां पर चर्चा करते समय उस सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि सर, आप जानते हैं कि आईएएस का मतलब क्या होता है? मैं परेशान हो गया कि एक सेक्रेटरी मुझे पूछता है कि आईएएस का मतलब क्या है। मैंने कहा सर आप ही बताइए। तो उसने कहा सिस्टम ने हमारी हालत आईएएस बना के रखी हुई है। मैंने कहा आप तो वैसे ही आईएएस बने हो। उसने कहा आईएएस का मतलब है आई एम सॉरी। उसने एक नया लफ्ज़ मुझे बताया, आईएएस का मतलब क्या है? आई एम सॉरी। मेरे अपने समाज का कोई आदमी जब मेरे पास काम लेकर आता है तो मैं उसको इतना ही कहता कि मैं तेरे दर्द से सहमत हूं, मगर मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। है वहां जाने वाले लोगों की भी यही हालत है। अब जब आईएएस आईपीएस आदमी कहता है हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो साधारण लोगों की क्या परिस्थिति होगी? इसलिए सिस्टम के अंदर साथियों, अगर हम लोग अपना विकल्प ढूंढने की कोशिश करेंगे नहीं हो पाएगा। आज हमारे पास गवर्निंग क्वालिटी है, आज हमारे पास गवर्निंग मेरिट है। सवाल है कि फिर हमारा गवर्नमेंट क्यों नहीं है? आज भारत का 2/3 एडमिनिस्ट्रेशन बैकवर्ड लोग चला रहे हैं, पंचायत से लेकर सेक्रेटरीट तक 2/3 एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे मूल निवासी लोग चला रहे हैं। गवर्निंग क्वालिटी है, गवर्निंग मेरिट भी है। हम आईएएस बन रहे हैं, हम आईपीएस बन रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। बेहतरीन दर्जे का जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें हम लोग जा रहे हैं, मेरिट से जा रहे हैं। गवर्निंग क्वालिटी है, गवर्निंग मेरिट भी है, इसके बावजूद भी हमारी सरकारें नहीं बन पा रही। क्यों साथियों? केवल गवर्निंग क्वालिटी और गवर्निंग मेरिट से बात नहीं बनती, गवर्निंग स्पिरिट भी होना चाहिए। अगर आपके पास गवर्निंग स्पिरिट नहीं है, आपका मेरिट सर्विस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी क्वालिटी बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोगों में कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर तो कहते हैं कि आपको रूलिंग क्लास बनना है। तो रूलिंग क्लास बनने का मतलब क्या है? आपको इस देश का हुक्मरान होना है। क्यों होना है? किस लिए होना है? आपको इस देश की गुलामी को खत्म करना। यही उम्मीद उन्होंने हमारे समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास से रखी थी। अगर यह क्लास इस आंदोलन को नेतृत्व दे जाता है तो कई गुना बेहतरीन विकल्प साथ हम लोग खड़े कर सकते हैं। आज इस आंदोलन के सबसे पहले नंबर की कमी नेतृत्व की कमी है। ये डॉक्टर्स, ये इंजीनियर्स, ये लॉयर्स इस कमी को पूरा कर सकते। आंदोलन करने के लिए संघर्ष करना होगा, संघर्ष करने के लिए शक्ति चाहिए। समाज के पास शक्ति है,
मगर साथियों ध्यान रख लीजिए कि जिस समाज का ब्रेन कोमा में हो उसके हाथ पांव होकर काम नहीं करते। एक्शन विदाउट विजन इज जस्ट टाइम पास एंड विजन विदाउट एक्शन इज जस्ट ड्रीम। हमारे समाज की यही परिस्थिति है। एक्शन विदाउट विजन है। संविधान जला दिया तो हमारे लोग भी सड़क पर आकर मनुस्मृति जलाने का काम कर रहे हैं या किसी का विरोध करने का काम कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करने में माहिर हो चुके, बंद पुकार लेते, सड़कें जाम कर देते, बसें जला देते, गाड़ियां जला देते। ये प्रोटेस्ट करने का काम हो गया। सिस्टम को काउंटर करने वाला प्लान हमारे पास में है क्या? वो काम हमारे समाज का अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। ये काम हमारे समाज का अनपढ़ आदमी काम नहीं कर सकता। ये काम हमारे समाज के बुद्धिजीवी को करना होगा। उसी उम्मीद के साथ में साथियों ये इंपा बनाई गई कि ये जो क्रिमिनल क्लास है ये क्लास इस बात को लीड करे। इसको आंदोलन में जाकर कोई मोर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जरूरत नहीं है। इसको तो इस सारे आंदोलन को चलाने का प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट करने का काम करना है। अगर वो करता है तो बहुत कुछ चीजें हो सकती। साथियों मिशन को पूरा करने के लिए दो और चीजों की जरूरत होती है, मशीनरी और मिशनरी। जिस मिशन को आप पूरा करना चाहते हो उस मिशन को पूरा करने के लिए मशीनरी और मिशनरी दोनों की जरूरत है। अनपढ़ आदमी मशीनरी बना नहीं सकता, अनपढ़ आदमी मशीनरी बना नहीं सकता। अनपढ़ आदमी मशीनरी में काम कर सकता है। और मिशनरी होने के लिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो आदमी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसके अंदर एक मिशन की भावना पैदा हो तो हो सकता है। इंपा के माध्यम से हम एक ऑल इंडिया की मशीनरी और मिशनरी तैयार करने के काम में लगे हुए और हजारों की संख्या में देश भर में लोग काम कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर समय नहीं दे सकता। हमने सबसे पहले इस बात को मानने से इनकार कर दिया और समाज के अंदर ऐसे डॉक्टर पैदा किए कि जो समाज के लिए समय दे और समाज के लिए समय इन्वेस्ट करे। लोग हमसे परेशान है कि आप डॉक्टरों को कैसे बुला लेते हो, कैसे आपके कार्यक्रम में डॉक्टर आते, अपना सारा समय निकाल कर आते। कि हमने डॉक्टरों के अंदर वो एक जिद पैदा की, अपने समाज के प्रति उनके अंदर भावना पैदा कर दी, तो उस मिशन से वो इस आंदोलन में है। अब हमारे सामने समय की कमी है, इसलिए साथियों हमारे पास में एक ही विकल्प है कि अगर हम लोग इस परिस्थिति को रोकना चाहते हैं, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा विपरीत है। दुश्मन हर तरीके से हमारे लोगों के विरोध में हर संभव कोशिश करके गुलाम बनाने के काम में लगे हुए हैं। मैं केवल दो ही घटना बनाता हूं कि आजाद भारत में हमारे आपके साथ में क्या हाल हो चुके हैं। मई महीने में नागपुर में एक केस नागपुर के पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। एक एफआईआर दो लोगों के विरोध में दायर हुआ। एक कुनबी आदमी था और एक मुस्लिम आदमी था। दोनों के ऊपर एक एफआईआर दायर हुआ और उन्होंने कौन सा बड़ा गुनाह किया था? तो भारत में एक एनजीओ चलता है पीपल्स फॉर एनिमल नाम का, उसका एक पदाधिकारी नागपुर में एक चौराहे पर अपने किसी दोस्त के साथ घूम रहा था, तो उसकी नजर सामने चलने वाली बैलबंडी पर गिरी। मराठी में जिसको बैलगाड़ी कहते, विदर्भा में उसको बैलबंडी बोलते। तो उस समय नागपुर में 45 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा था और उस 45 डिग्री टेम्परेचर में वो बैलगाड़ी अपने मालिक के साथ में चल रही थी। उसने वहीं से पुलिस को कॉल किया, पुलिस वैन को बुलाया और कहा कि इसके मालिक पर एफआईआर दायर करो। उसने फला फला कानून बताया, एक्ट बताया, उसके आधार पर वो एफआईआर दायर हुआ। एक कानून बनाया गया है कि जानवरों से, खासतौर पर जो मेहनत करने वाले जो जानवर है, उस जानवर से 37 डिग्री के ऊपर वाले टेम्परेचर में आप उससे काम ले नहीं सकते। डॉक्टर साहब एक कानून है कि 37 डिग्री के ऊपर से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो तो उस जानवर से, बैल से काम नहीं लिया जा सकता। उस समय नागपुर में 45 डिग्री टेम्परेचर था, उसका वायोलेशन हुआ उस एक्ट का। उस जानवर को छोड़ा गया गाड़ी के काम से और उनके मालिकों के ऊपर एफआईआर दायर हुआ। अब उस बैल को 37 डिग्री के ऊपर काम करने से कानून रोकता है। मुझे जब ये एफआईआर की जानकारी मिली तो मैंने हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को उधर भेजा और जिस आदमी ने ये केस दायर किया उसको पूछा कि जैसे बैल 37 डिग्री के ऊपर काम नहीं कर सकता, क्यों? बैल जानवर है तो इंसान भी तो जानवर है, वो भी उसी समय 37 डिग्री के ऊपर काम कर रहा है, तो आपका यह कानून उस जानवर की तरह उस इंसान को सुरक्षा क्यों नहीं देता? तो बैल के लिए व्यवस्था है। अभी महाराष्ट्र शासन ने और एक कानून बनाया, अगर आपने सांप को मारा
नाक को मारा और आप पकड़े गए तो आपको 7 साल की सजा। मध्य प्रदेश भोपाल में एक शेड्यूल कास्ट का वकील, चमार जाति का वकील, उसके घर में सांप निकला तो जो आम लोग करते अपने परिवार की रक्षा करने के लिए उसने उस सांप को मारा, और मारने के बाद में जब उसको फेंकने के लिए बाहर आया तो आजू बाजू में रहने वाले ऊंचे जाति के लोगों ने उसको देखा, उनके पूरे बदन में आग लग गई कि एक चमार की हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे सर्प देवता को, नाग देवता को मारा। वही कोर्ट बुलाया गया, वही एफआईआर दायर किया गया, वही उसकी इंक्वायरी हुई और वही उसकी सजा भी सुनाई गई। जो उसने नाग के साथ में किया, सांप के साथ में किया, वही उसके साथ हम लोग करेंगे। और उसी जगह पर उस ग्रेजुएट चमार वकील को पत्थरों से मार दिया गया। हजारों ऐसे एग्जाम्पल आपको बताए जा सकते। अनीता सुसाइड कर रही है, रोहित वेमुला सुसाइड कर रहा है। 314 ओबीसी के लड़के यूपीएससी पास आउट होते 2015 में, आज 3 साल हो गए, उसमें से 120 लड़कों को डीओपीटी ट्रेनिंग पूरा होने के बाद में भी पोस्टिंग नहीं दे रही। तो ये हो रहा। हर 6 महीने के बाद में संविधान के अंदर संशोधन किया जा रहा है आपके अधिकारों को कम करने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हमारे समाज की विरोध में हो रही है। हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास को इसकी कोई खबर ही नहीं है। अगर वो आपके साथ में इतना दिन दहाड़े सारी चीजें हो रही है, अगर आप इसको रोकने के लिए कोशिश नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप आपकी सोसाइटी के प्रति कोई संवेदना, कोई संभावना नहीं रखते, या आप अपने आप को सुसाइड करने के लिए तैयार कर रहे हो। साथियों, ध्यान रख लीजिए कि जैसे आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि गुलामी डिस्काउंट में मिलती है या गुलामी में कोई डिस्काउंट होता है। आजादी की कीमत चुकाना ना चुकाना यह आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर है, मगर गुलामी आपके ऊपर 100% कीमत चुकाने के लिए थोपी जाती। गुलामी का कोई विकल्प नहीं है। आज हमारे घरों में बच्चे पैदा नहीं हो रहे, आज हमारे घरों में गुलाम पैदा हो रहे, मजदूर पैदा हो रहे। आपकी हेल्थ पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी उसके सारे अधिकार छीन रही है। इसलिए हमारे सामने समय की कमी है, और इस कम समय में अगर साथियों आपको पूरा करना है तो इसके लिए आपको मास लेवल पर एजिटेशन करने की जरूरत है। और उस मास एजिटेशन के लिए साथियों हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। दुश्मनों के जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशन वाइड है। ब्राह्मण अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, ब्राह्मण अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो हर तरीके से हर जगह पर शामिल है। हमारे पास में भी साधन है, हमारे पास में भी संसाधन है, मगर वो ऑर्गेनाइज वे में सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहे। तो इंपा की तरफ से हमने ये कोशिश की, क्योंकि बहुजन एक कॉमन अपील है, 6000 जाति को जोड़ने का अपील है, पूरे 85% लोगों को काम करने के लिए अपील है। तो कॉमन नाम पर हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास शामिल नहीं हो सकता, तो उसको उसके नाम से बुलाया जाए।